जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागी श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। विषय है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता सन 2006। इसके पूर्व भी मैंने लगभग 14 वीडियो अपलोड कर दिया है और यह इस उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता से संबंधित अंतिम वीडियो है। इसके पश्चात मैं अन्य लोकल लॉ पे वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। और जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आग्रह है कि वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें ताकि इससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। आते हैं विषय पर। अध्याय 11 और अध्याय 12। अध्याय 11 भू राजस्व के निर्धारण की बात करता है और अध्याय 12 उसके संग्रह की बात करता है। अर्थात कि अध्याय 11 में किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा और अध्याय 12 में बताता है कि किस प्रकार से उसका राजस्व न्यायालय द्वारा या राजस्व अधिकारियों द्वारा उसका संग्रह किया जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 11 में धारा 153 से 162 तक धाराएं वर्णित की गई हैं। सभी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं किसी धारा में बताया गया कैसे छूट दी जाएगी, कैसे निर्धारण किया जाएगा और किस प्रकार से लगान का निर्धारण होगा। आते हैं। धारा 153 में सामान्य नियम बताया गया है कि प्रत्येक भूमिधर जो भूमि धारण करता हो, चाहे उसकी भूमि कहीं भी हो, किसी भी रूप में उसका उपयोग करता हो, वो भू राजस्व देने के लिए लायबल होगा। उसका निर्धारण विहित रीति से विहित प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। सब क्लास 2 इसमें उससे छूट की बात करती है और छूट किस में प्राप्त होगा वो विभिन्न धारा 155, 56, 57 में दिया गया है, उसको हम देखते हैं। तो पहले निर्धारण कैसे होगा इसके लिए धारा 154 पढ़ लिया जाता है। तो इसमें धारा 154 में 3 तरह के निर्धारण की बात कही गई है। पहला ये तरीका बताया गया है कि कोई भी भूमिधर का भू राजस्व का निर्धारण उस तरीके से किया जाएगा जो इस अधिनियम के ठीक पूर्व फसली वर्ष में वो देता चला आ रहा हो, वही भू राजस्व उसका मान लिया जाएगा और वो उसी के लिए दायित्वाधीन होगा। दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात कोई भूमि धारण कर लेता है कोई भूमिधर, तो उस भूमि पे वह भू लगान या भू राजस्व का निर्धारण माना जाएगा जो उस भूमि पे देता चलाया हुआ व्यक्ति था। जैसे मान लीजिए कोई इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात कोई व्यक्ति दान द्वारा, विक्रय द्वारा एक क्रय कर लेता है या किसी भी रूप में अंतरण प्राप्त कर लेता है, उस जमीन को धारण कर लेता है, तो उस भूमि पे जो लगान निर्धारण किया गया था वही इसको भी देय होगा। तीसरा इसमें कंडीशन ये कर रहा है कि यदि दोनों कंडीशन नहीं है तब क्या होगा, कोई निर्धारण नहीं है तो उप जिलाधिकारी महोदय विहित सिद्धांतों के आधार पर और इस अधिनियम के अधीन उसका निर्धारण करेंगे। और ये तीनों बातें ये बताएगी कि इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, मतलब कि कहीं भी कोई छूट प्राप्त होता है तो उसको छूट प्राप्त मिलेगा, किस आधार पर छूट प्राप्त होता है उसको भी मिलेगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो धारा 153 के प्रोविजो को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भूमि को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे ऐसे दायित्व से पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है। अब छूट के लिए कई कंडीशन हैं। एक कंडीशन ये है कि उस जमीन का कोई ऐसा भाग है जो कि कृषि योग्य नहीं रह गया है, कम उपजाऊ हो गया है या बंजर हो गया है या क्षेत्रफल में कमी हो गई है, तब उसमें परिवर्तन किया जाएगा। या छूट का मतलब ये यहाँ पे ये भी लिया जाएगा कि धारा 156 में बताया गया है कि 3.25 एकड़ से कम उसकी भूमि हो गई है, तब उसको राजस्व से छूट दे दी जाएगी। हम लोग आते हैं कि करके इसको पढ़ते हैं। धारा 155 में कहा गया भू राजस्व में परिवर्तन। यदि परिवर्तन कोई हो जाता है तब भी राजस्व का घटाया बढ़ाया जा सकता है। कैसे होगा परिवर्तन, इसके लिए कह रहा है कि इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी भूमिधर द्वारा ऐसे भू राजस्व में उसकी जोत के क्षेत्रफल में या उसमें समाविष्ट भूमि की उत्पादकता में या अन्य प्राकृतिक कारण से वृद्धि या कमी हो जाने के आधार पर विहित रीति से परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब यदि उसका क्षेत्रफल या तो बढ़ जाए या तो घट जाए तब उसके राजस्व में परिवर्तन हो जाएगा, या उसकी उत्पादकता बढ़ जाए या घट जाए। जैसे कि कोई बंजर जमीन हो, उत्पादकता वाली भूमि हो जाए तब उस पर लगान का निर्धारण कर दिया जाएगा। और यदि कोई उत्पादकता वाला है, आबादी हो जाए या वो बंजर भूमि दर्ज हो जाए या बाग की भूमि दर्ज हो जाए तब उस पर जो है राजस्व की घटोत्तरी कर दी जाएगी, मतलब उस पर राजस्व निर्धारण कम कर दिया जाएगा। ये बात ये कह रहा है। अब छूट की बात 156 कह रहा है। ये कह रहा है कि संहिता में किसी उपबंध के होते हुए भी किसी परिवार के प्रत्येक सदस्य को जिसके सदस्यों द्वारा भूमिधर के रूप में
धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर अर्थात 3.25 एकड़ से अधिक न हो, राज्य सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। मतलब 3.25 एकड़ से यदि भूमि उसकी कम हो जा रही है, 3.25 एकड़ तक ही भूमि हो रही है, तो उसको राज्य सरकार को कोई राजस्व देना नहीं होगा। 157 कह रहा है कि कृषि विपत्ति होने पर भू राजस्व में माफ़ी या स्थगन। अब इसका सीधा सीधा अर्थ यही हुआ कि कोई ओला पड़ जाए, कोई सूखाग्रस्त हो जाए किसी फसली वर्ष में, या कोई बाढ़ आ जाए, तो उसमें राज्य सरकार डिक्लेयर कर देती है कि भैया इस फसली वर्ष में उससे राजस्व की वसूली न की जाए। अब ये तो हो गया भूमिधरों के लिए, लेकिन यदि कोई आसामी है तो उसके लिए क्या होगा? तो आसामी के लिए भी राज्य सरकार को ही अधिकार है। ये करा कि धारा 198 कि जब कभी भू राजस्व के में धारा 155 के अधीन वृद्धि या कमी की जाए, या धारा 157 के अधीन माफ़ी दी जाए या उसे स्थगित किया जाए, तब राज्य सरकार ग्राम सभा के आसामी से भिन्न आसामी द्वारा देय संपूर्ण लगान या उसके किसी भाग में वृद्धि या कमी कर सकती है, यथास्थिति माफ़ कर सकती है या उसे स्थगित कर सकती है। यहाँ भी राज्य सरकार आसामी के लिए ऐसा घोषणा कर सकती है। अब आते हैं हम लोग पुनः धारा 153 पे। सब क्लास 2 कह रहा है कि किसी भूमि या भू राजस्व इस बात के होते हुए भी कि उसे उपधारा 1 के परंतु के अधीन छूट दी गई है निर्धारित किया जा सकता है। मतलब ये छूट देने के बाद भी उसके भू राजस्व का निर्धारण किया जा सकता है। ये सब क्लास 2 कह रहा है। सब क्लास 3 कह रहा है कि किसी भूमि पर अध्यासन की दीर्घकालीनता से वह भूमि भू राजस्व के भुगतान के दायित्व से निर्मुक्त न होगी। अर्थात ये हुआ कि कोई यदि भूमि है, बंजर भूमि है, यदि उसको कोई 20 साल 30 साल से कोई धारण किए हुए है या 10 साल से धारण करे हुए है और कोई भू राजस्व का उस पर दे नहीं है, किंतु कालांतर में यदि उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, उस क्षेत्र का सर्वे कराने पे उस पर लगान की वृद्धि कर दी जाती है, तो ऐसा नहीं हो कर सकता है कि हम बहुत दिन से ऐसा करते चले आए हैं, हमें छूट दिया जाए। उस पर ये निर्धारण होगा। यही बात सब क्लास 3 कर रहा है। लेकिन 2 कंडीशन में कह रहा है कि छूट दी जाएगी। पहला कंडीशन क्या है? सुधार से भिन्न भवन द्वारा कब्जे की भूमि में यानी आबादी भूमि है, और दूसरा कब्रिस्तान और शमशान की भूमि। इन 2 भूमियों का अगर जो कोई प्रकार है तो उस पर छूट दी जाएगी। अब हम लोग आते हैं पुनः धारा 159 में कि यदि लगान स्थगित कर दिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम ये कह रहा है कि धारा 157 के अधीन स्थगित किया जाता है कोई लगान, तो उस अवधि को जिसमें ऐसा स्थगन लागू रहे लगान की वसूली के लिए किसी वाद के लिए अनुज्ञात परिसीमा काल की संगणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जब भी लिमिटेशन की गणना की जाएगी तो उस समय को छोड़ दिया जाएगा जिसमें इस प्रकार की छूट दी गई है। और दूसरा करें स्थगन की अवधि में उसकी वसूली के लिए कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा, न ही कोई आवेदन किया जा सकेगा। मतलब उस दौरान में जिस वर्ष के में छूट दी गई है उस वर्ष में किसी प्रकार का न तो उसके वसूली के लिए आवेदन किया जाएगा, न ही उसके लिए परमिशन दिया जाएगा। और किसी भूमि पर यदि कोई छूट दी गई है तो कलेक्टर को ये पावर दिया गया धारा 160 में कि वो वार्षिक जांच करेगा और जांच में पाएगा कि यदि कोई शर्तों को भंग किया, जिस शर्त पर उसको छूट दी गई है, तो उसको परिषद को रिपोर्ट कर देगा। और धारा 161 में ये बताया गया कि कोई पैसे का पूर्णकृत कैसे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का लगान आता है 65 रुपये 50 पैसे या 65 रुपये 75 पैसा, तो उसे कितना देना होगा? तो ये धारा 161 के अनुसार ये कह रहा है कि उसको अगर जो 65 रुपया 75 पैसा आ रहा है तो 66 रुपया देना पड़ेगा। यदि 65 रुपया 25 पैसा आ रहा है तो उसको 65 रुपया ही देना पड़ेगा। मतलब ये बीच का कोई रेशियो नहीं होगा, पूर्ण रुपया के रूप में उसको पैसा देना होगा। और 162 में कह रहा है कि आदेशों का अंतिम होना। इस अध्याय के अधीन राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। इस प्रकार हम लोग का भू राजस्व का निर्धारण अध्याय खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा उसका निर्धारण किया जाएगा, कब छूट दिया जाएगा, किन किन परिस्थितियों में छूट दिया जाएगा और छूट का क्या प्रभाव होगा। अब संग्रह कैसे होगा, इसके लिए अध्याय 12 प्रोवाइड कर रहा है। और अध्याय 12 में बहुत ज़्यादा धाराएं हैं, लेकिन कुछ काम की धाराएं जैसे धारा 163, 64 और लिखित परीक्षा के लिए धारा 170 है, 169 और 70। इसमें पहले तो सामान्य नियम यही है कि धारा 163 में कह रहा है कि इसको वरीयता दी जाएगी भू राजस्व को, यानी कि किसी प्रकार की वसूली में यदि कोई ज़मीन बेची जाती है तो भू राजस्व का यदि पहले बकाया है तो उसको वरीयता दिया जाएगा धारा 163 के तहत।
और 164 में कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उसका सह खातेदार के रूप में है तो वो संयुक्त रूप से भी लाइबल होगा और पृथक रूप से भी वो लाइबल होगा। मतलब एक वैकेरियस लाइबिलिटी होती है, एक जॉइंट लाइबिलिटी होती है। तो यही ये बात कह रहा है धारा 164। अब हम आते हैं धारा 159 पे 69 पर, मांग पत्र। जब ये कोई बकाया रह जाता है किसी का राजस्व तो उसके लिए बाकायदा जो है तहसीलदार महोदय मांग पत्र तैयार करते हैं और उस सूचना उसको प्रेषित करते हैं। और बकाया कब रह जाता है ये धारा 167 में बताया गया है। और कब से बकाया माना जाएगा वो धारा 165 की बात कर रहा है। तो 165 में कह रहा है कि किसी कृषि वर्ष के लिए उद्ग्रहणीय भू राजस्व उस वर्ष के प्रथम दिनांक को देय हो जाएगा। मतलब जो फसली वर्ष है उसी फसली वर्ष का जो ही वो कंप्लीट होता है तब से ये मान लिया जाएगा कि ये बकाया देय हो गया। और बकायादार को ये कह रहा है धारा 167 में कि कोई भू राजस्व जो देय हो और जिसका भुगतान धारा 165 में निर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व न किया गया हो उसी दिनांक से बकाया हो जाता है और उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति बकायेदार हो जाता है। और जब ये बकायेदार हो जाएगा तब ये धारा 169 में कहा गया है कि जैसे ही भू राजस्व की बकाया देय हो जाए वैसे ही तहसीलदार व्यतिक्रमी के विरुद्ध मांग पत्र जारी कर सकता है जिसमें उससे ऐसे समय के भीतर जो निर्दिष्ट किया जाएगा उपस्थित होने या धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाएगी। अब यह मांग पत्र में यदि उपस्थित हो गया बकाया का धनराशि दे दिया तब तो ठीक, नहीं दिया तब ये धारा 170 में वो सिद्धांत बताए गए हैं कि किन तरीकों से उसकी वसूली की जाएगी। अब उसमें ये स्पष्टीकरण में कहा गया है सब क्लास 1 के 170 के सब क्लास 1 के स्पष्टीकरण में कि या तो किन्हीं दो तरीकों से किया जाएगा आदेश का जारी करके या एक के बाद एक सारे तरीके अपनाए जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं वो तरीके क्या हैं। पहले क्या है, पहला तरीका में कि व्यतिक्रमी की गिरफ्तारी या निरुद्ध करके। दूसरा है उसकी जंगम संपत्ति जिसमें कृषि उपज भी शामिल है कुर्की और विक्रय करके। तीसरा है व्यतिक्रमी की किसी बैंक खाते या लाकर की कुर्की करके। चौथा ऐसी भूमि जिसके संबंध में बकाया देय हो कुर्की करके। और पांचवा ऐसी किसी भूमि जिसके संबंध में बकाया देय हो पट्टे पर देकर या बिक्री करके। छठवां है व्यतिक्रमी की किसी अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की करके या बिक्री करके। और सातवां है व्यतिक्रमी किसी स्थावर या जंगम संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त करके। इन तरीकों में से या तो दो तरीके अपना करके या एक के बाद एक तरीके अपना करके इसकी वसूली की जाएगी। सब क्लास 2 इसका कह रहा है कि यदि कोई ऐसा भूमि है जो कि बकाये योग्य नहीं है लेकिन जो भूमि उसका और भूमि है जो धृत है जिस पे बकाया है तो अन्य भूमियों को भी अटैच करके कुर्क करके वसूली किया जाएगा। ये बात धारा 170 का सब क्लास 2 कह रहा है भू राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य कोई धनराशि किंतु जो किसी विशिष्ट भूमि के संबंध में देय न हो इस धारा के अधीन व्यतिक्रमी की किसी स्थावर संपत्ति जिसमें उसकी कोई जोत भी शामिल है जिसका वो भूमिधर या आसामी है से आदेश का द्वारा वसूल किया जाएगा। तो ये जो तरीके 170 में बताए गए हैं उन्हीं तरीकों को अलग अलग धाराओं में आगे बताया गया है। जैसे धारा 171 में बताया गया गिरफ्तारी और निरोध कैसे किया जाएगा। 172 में जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री कैसे की जाएगी। फिर 173 में बताया व्यतिक्रमी के बैंक खाते और लाकर की कुर्की कैसे की जाएगी। 174 में बताया गया जोत की कुर्की कैसे की जाएगी और 175 में जोत का पट्टा कैसे किया जाएगा। फिर 176 में बताया गया जोत की बिक्री कैसे की जाएगी। फिर 177 में बताया गया है कि अन्य स्थावर संपत्ति की कुर्की और बिक्री कैसे की जाएगी और 178 में बताया गया रिसीवर की नियुक्ति कैसे की जाएगी। और इन सभी तरीकों में एक प्रकार की कॉमन तरीके ये हैं कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता में हम लोगों ने जो पढ़ा है तरीका उन्हीं तरीकों को अपनाते हुए इसमें सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं उन प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा। इस प्रकार ये हमारा अध्याय 11 और अध्याय 12 समाप्त होता है और हमें आशा है कि आप लोग को मेरी बातों को ज़रूर समझ में आया होगा। और एक और आग्रह है कि इसके पूर्व आप लोग वीडियो देखने के पूर्व या पश्चात में डायरेक्ट जरूर पढ़ लें, इसलिए सबका जो है जो भी संदेह होगा वो दूर हो जाएगा। और इसके साथ मैं आप लोग से आग्रह लेना चाहूँगा पुनः वीडियो के साथ उपस्थित रहूँगा एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक